नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम हैं कानपुर में, स्मार्ट सिटीज ऑफ कानपुर, जिसकी हम खोज कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे इसको टर्न किया जाए। तो सरकार, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर, शिक्षाविद और जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और कानपुर की बेहतरीन जनता हमारे साथ जुड़ी है, जो बहुत ही एंटरप्रेन्योर। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कानपुर इंडस्ट्रियल शहर इसलिए भी बन पाया क्योंकि यहाँ की जनता में वो जज्बा था कि उन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाया। और अब वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है जब वो एक नए ज़माने की नई इकोनॉमी से अपने आप को जोड़ें और अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स को दिखाएं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं आपको परिचय भी करा दूं कि मेरे साथ हैं इफ्तिखारुद्दीन साहब, जो कमिश्नर हैं, और बहुत महती जिम्मेदारी है इनके हिस्से में कि कानपुर को ये स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाएं और मदद करें। इसी के साथ महेश गोयल जी हमारे साथ हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डीजीएम है, और इनकी भी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा ये देते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं और तमाम बारीकियां देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितना वायबल होगा। और साथ ही हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है मोहित गोयल जी, सीईओ ओमेक्स, सुनील वैश्य जी, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, और इंद्रनील मन्ना जी, जो कि डायरेक्टर आईआईटी कानपुर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। इफ्तिखार साहब, आपसे शुरू करेंगे और मैं ये समझना चाहूँगा कि हम ये थीम लेके चल रहे हैं और हमने ये पाया कि कानपुर एक जो है स्मार्ट सिटी बनने के लिए बिल्कुल एप्ट है। इसमें बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें बहुत बढ़िया गुंजाइश भी है सुधार करने की। एजुकेशन के मामले में कोई डाउट नहीं है, हर तरह की एजुकेशन, चाहे एग्री से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से हो, टेक्नोलॉजी में तो नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आप इस संदर्भ में ये पूरी चीज़ों को कंसीव कर पाते हैं कि ये शहर अपनी उस पुरानी जो ग्लोरी थी इसकी एक ज़माने में, उसको रीइन्वेंट करेगा, और जिस पे मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि नई टेक्नोलॉजी, नए ज़माने और नए बिजनेस के साथ ये अपना नाम आगे बढ़ाएगा? मैं तो ये कहूँगा कि जब से मैंने यहाँ काम संभाला है और लोगों से इंटरेक्शन हुआ है और चीज़ों को देखा है, तो हकीकत तो यही है कि कानपुर अपनी ग्लोरी को अभी भी मेंटेन किए हुआ है। अलबत्ता ये होता है कि समय के साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं। जैसे पहले किसी सेक्टर में इंडस्ट्री कुछ जैसे ख़ास तौर से ये तो हमेशा मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहलाता रहा, और अभी भी इसका वो उसकी ग्लोरी है अगर समझने की कोशिश की जाए सही पर्सपेक्टिव में, तो कि कैसे यहाँ पर लेदर सेक्टर जो है वो ग्रो किया है। मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहूँगा कि 2000 में ये 900 करोड़ का था, जो अभी जो है 2013 में 6300 करोड़ का बढ़कर हो गया, और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। एंड नॉट ओनली दिस, मैं सिर्फ एक इसी सेक्टर की बात करूंगा तो ये भी बताना चाहूँगा कि अभी एक मेगा क्लस्टर जो है वो सैंक्शन हो चुका है। हम लोगों ने लैंड वेंड पूरा उनको प्रोवाइड कर दिया है, और अब वो स्टार्ट होने जा रहा है 250 करोड़ रुपए की लागत से, जो पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इन ऑल रेस्पेक्ट it will adhere to the international standards, and उससे तकरीबन 1 लाख लोगों को लेदर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, and it will be completely high tech, and there will be growth of 4,000 crores of export, and we are going to start it. So likewise, you take the example of other sectors like plastic. Presently there are 2,380 plastic units in Kanpur itself, and they are flourishing like anything. My friend from the industry, he will certainly tell you more about it. And likewise, there are so many sectors. Detergent, you take the example, detergent and soaps. There are more than 200 units in Kanpur itself, and they're very important. For example, ghadi. And that's not, I think, in the whole of the country, and it's going out of the country also. So that's things which are happening, and the results are coming. We have taken up, keeping in view all these developments, we have taken up so new things like, for example, अभी हम लोगों ने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट को, ट्रैफिक कंट्रोल को कैसे जो है हाईटेक किया जाए, इसका हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया है।
22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने अभी टेकअप किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स और दूसरे लोगों को बुलाया था जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि कैसे जो है सेंट्रल कमांड के जरिए पूरे शहर को एक प्लेस से ट्रैफिक को कंट्रोल करें। आई थिंक विद इन 6 months it will be in place. So there are so many things. We are coming up with so many high-tech city. You know, take the example of high-tech city, Trans-Ganga high-tech city. It's going to be developed. Land is with them. Land has been acquired, and it's going to start. It will be also very, very eco-friendly and very, very high-tech. So there are so many things. I can give so many examples. Perfect. And in Kanpur, there's a lot of scope. There is people's cooperation. People want, government wants, the present government is after it, that the Kanpur must be developed like anything. Right. And the things are happening. The things are happening. इफ्तिकार साहब सवाल ले लेते हैं। सुनील सर, अब तो इफ्तिकार साहब ने बहुत चीज़ें बताई और जो कि सुन के लग रहा है कि एक बहुत तेज गति से आगे तरफ बढ़ रहा है और आप तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके का एक एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए हमें, वो कानपुर में है इस समय, आप लोगों को मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो तमाम सारी स्कीम्स हैं जो बड़ी है, उनका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कानपुर हमेशा से एक बहुत बड़ा हब रहा है इंडस्ट्रीज़ का, और आपको बहुत बातें शायद बहुत शेयर नहीं हुई हैं। कानपुर ऐसा शहर है जहाँ से बहुत ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट है, प्लास्टिक्स में बहुत इनोवेशंस हुई हैं, और यहाँ के एंटरप्रेन्योर बहुत कठिन हालातों में काम करना जानते हैं, और यही उनकी सफलता की वजह भी है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसमें काफ़ी कुछ इस सरकार में और सरकार के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन चल रही है, अगर सारी स्कीम्स टाइमली सिंक्रोनाइज हो जाती हैं तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा एक अट्रैक्शन होगा लोगों के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डालने के लिए। अब ये हाई स्पीड ट्रेन्स जो प्रोजेक्ट अभी सरकार ला रही है, उसके जो कोचेस का काम है कानपुर की कंपनी कर रही है। जो हमारे जितने रोबोटिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कानपुर की इंडस्ट्रीज़ कर रही है। हमारे जितनी भी BMW, जगवार गाड़ियां हैं, उनके बहुत से ट्रांसमिशन सिस्टम्स, उसके बहुत से पार्ट हमारे कानपुर की इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं। ये शहरवासियों को नहीं पता है। इस शहर में कैपेसिटी बहुत है करने की। सवाल है कि यहाँ पर जो भी उदासीनता पिछले 20-25 सालों में रही, या सरकार का जो रवैया रहा है, उसकी वजह से इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं कर पाई। अब ये देखिए कि कानपुर अराउंड एक LML स्कूटर्स, उधर टाटा मोटर लखनऊ में, और स्कूट इंडिया, अगर तीनों को माने तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। बशर्ते सरकार को आगे आना होगा। स्कूट इंडिया को रिवाइव करना चाहिए, LML को रिवाइव करना चाहिए, और प्लस टाटा मोटर्स को। तो ये काफ़ी बड़ा हब बन सकता है इंडस्ट्रियल हब के लिए, हमारा मानना है। इंद्रनील जी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, लगातार हम इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन एजुकेशन जो हर शहर के एक बैकबोन माना जाता है, कोई भी शहर तब तक ग्रो नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पर एजुकेशन का बेस स्ट्रांग हो। IIT कानपुर में आप पढ़ाते हैं, एक रिनाउंड नाम है। कानपुर की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से सर ने भी बताया कि MSME सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, रोज़गार देने वाला सेक्टर है ये। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कानपुर जैसे शहर में आप स्किल डेवलपमेंट को किस ओहदे पर देखते हैं, किस स्टेटस में देखते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो इससे पूरी हो सके? वैसे तो आपको मालूम होगा कि IIT सिस्टम में एडमिशन होते हैं थ्रू एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। हम कोई स्टेट या लोकल तौर से एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन हमारे जो मैन पावर और जो एक्सपर्टीज़ पूल जो है वो तो पूरे देश के लिए रेडी है। और रिसेंटली हम लोग एक नए प्रोजेक्ट लिए हैं, उसको सेंटर फॉर फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट और ये इनिशिएटिव इज़ बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स लोकल आर्टिसंस, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं उनको हेल्प करने के लिए। लेकिन हमारे काफ़ी समस्याएं भी हैं। Within the IIT Kanpur campus, we are better off, but to interact with the rest of the city, there are problems, and ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसके कोई हल निकलना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। हमारे IIT में अभी बेसिकली टू परस्यू आवर गोल वी नीड गुड फैकल्टी, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे स्कॉलर्स, बाहर से एक्सपर्ट्स आए, इंडस्ट्री के लोग आए, इंटरेक्ट करें। तो कम्युनिकेशन एक बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। आपको पता होगा कि कल्याणपुर, रावतपुर उस जगह लेके जो GT रोड जो कनेक्शन है
वो उसमें ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है और काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स जो बाहर से आते हैं वो एक्चुअली दे प्रेफर metro cities like Bombay or Delhi. To get good faculty becomes a very big problem. To retain them becomes even bigger problem. जो लोग आते हैं बाहर से, abroad से, वो इधर job ले लेते हैं. But after a few years, maybe because of family pressure or whatever reasons, they tend to switch to another बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से दिक्कतें हैं, लेकिन कानपुर वाले काफी तेजी से अपना जज्बा भी दिखा रहे हैं उन दिक्कतों से उभरने के लिए। बदलाव की बयार साफ तौर पर बह रही है। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, आप रियल एस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा उदाहरण है आप। अगर हम कानपुर की बात करें तो किस तरह की संभावनाएं आप रियल एस्टेट सेक्टर में देखते हैं? आने वाले वक्त में कैसा बदलाव आप सोचते हैं ताकि आप यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें? देखिए, रियल एस्टेट उसी इकोनॉमी में चल रहा होता है या उसी सिटी में आता है जहाँ पे इकोनॉमी फ्लरिश कर रही हो। कहीं ना कहीं कानपुर पिछले 5-7 साल से 8 साल से मैप पे नहीं है, ध्यान में नहीं है। कानपुर में इतनी पोटेंशियल है दैट कानपुर यूपी का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, पूरे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। कनेक्टिविटी चारों हाईवे से जुड़े हुए हैं, पूरे यूपी से कनेक्टेड है कानपुर। DMIC यहाँ से जा रहा है। आपका जो SEZ में आजकल जो गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रही है कि ये टैक्स माफ कर देंगे, ये हनीमून पीरियड कर देंगे, मैट लगा दिया, मैट हटाने की बात कर रही है। अब वो सब नए SEZ बनाने के लिए बात कर रहे हो, आप कानपुर में दे दो ना, जहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां 50 लाख लोग स्किल्ड लेबर है, जहां ऑलरेडी ऐसी इंडस्ट्री वाले काम कर रहे हैं। सिर्फ इनको फ्रेमवर्क देने की जरूरत है, सिर्फ एक पॉलिसी देने की जरूरत है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम टैक्स पेइंग सिटी है लेकिन मिलता कुछ नहीं वापस। यूपी पूरी स्टेट ले लेती है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा वापस। जिस तरीके से लखनऊ ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में, अगर कानपुर ग्रो हो जाता तो ये सभा ये डिस्कशन ये करने की जरूरत क्या थी? रियल एस्टेट वाले कहाँ जाते हैं? जहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ जॉब ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ लोगों को घर चाहिए, वहाँ रियल एस्टेट वाले पहुंच जाते हैं। यहाँ जॉब ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से होनी चाहिए थी। अभी कमिश्नर साहब बता रहे हैं इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत बैठा बहुत खुश हो रहा हूँ कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कानपुर। किसी भी डेवलपर के लिए, कोई बड़ा डेवलपर आके यहाँ पे अच्छा काम करे, अच्छे घर दें, अपना घर एक सपना होता है सब लोगों का, वो सारा पूरा करें, तो उसके लिए हम ज़रूर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से कानपुर में इतनी पोटेंशियल दिखती है जो किसी सिटी में नहीं है पूरे इंडिया में। जी बिल्कुल, कानपुर में काफी पोटेंशियल है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने खास मेहमानों के साथ ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया कानपुर से लाइव CNBC आवाज पर। और अब सीधे चलते हैं बेंगलोर, जहां से डॉक्टर प्रशांत प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो IBM के हैं, स्मार्टर प्लेनेट सॉल्यूशंस के डायरेक्टर हैं। प्रशांत जी, मेरा सवाल ये है कि हम कानपुर में है और अब ये देख रहे हैं कि कानपुर एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रखता है और एक बेसिक जो टेम्परामेंट है। IBM की नज़र से आप इस शहर को, इस पूरे सेगमेंट को या इस क्लस्टर को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है? जी हाँ, देखिए, मैं बात कर सकता हूँ इस पर्सपेक्टिव से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है स्मार्टर सिटीज़ बनाने में पूरी दुनिया में। हमने हज़ारों प्रोजेक्ट्स स्मार्टर सिटीज़ के किए हैं अलग अलग देशों में, और हर जगह अगर आप देखें एक कॉमन थीम जो एक बेंचमार्क है या एक मापदंड है स्मार्टर सिटी होने का, वो ये होता है कि सिटीजन्स के लिए स्मार्टर सिटी का क्या मतलब है, नागरिकों को कैसे वो चीज़, उन्हें कैसे एक स्मार्ट सिटी में होने से क्या फ़ायदा है, क्या वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, क्या उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो क्लीन एयर और वाटर उनको अवेलेबल है, या फिर क्या वो सेफ़र फील करते हैं, राइट। ये सब जो एक तरह से एक समझ लीजिए एक बेंचमार्क हैं जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी सिटी स्मार्ट है या नहीं। और फिर जब आप लोकल कॉन्टेक्स्ट या प्रायोरिटीज़ देखते हैं किसी भी शहर की, तो ये फिर हमें उससे ये पता चलता है कि किस तरह के टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन या जो सोल्यूशन है वो इस पर्टिकुलर शहर के लिए उसे स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेंगे। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, अलग अलग इस पे निर्भर करते हुए कि क्या प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर शहर में है। तो एग्जांपल के तौर पे बेंगलोर में जैसे इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉब्लम हम लोगों ने एड्रेस किया, जहाँ पे कि जो यहाँ का लोकल जल संस्थान है
उनके साथ हम लोगों ने काम किया स्मार्ट मीटर्स से ये सब इंफॉर्मेशन लेने में कि कहाँ कहाँ कितना कितना पानी नेटवर्क में पहुँच रहा है, कहाँ पे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लीक्स की पॉसिबिलिटी है, और कैसे हम पानी को बचा के ये इंश्योर कर सकते हैं कि शहर के सब भागों में पानी इक्वल अमाउंट में पहुँचे। ऐसे ही हमने पब्लिक सेफ्टी में, मतलब यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट में, क्राइम प्रिवेंशन में हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सीवेज मैनेजमेंट देखते हैं तो वहाँ पे अगर आप कानपुर में देखें तो बिल्कुल अलग तरह की टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस चाहिए। यहाँ पे इशू इससे सॉल्व नहीं हो जाएगा कि हम नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं फॉर एग्जांपल, जबकि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि 70 to 80% जो शहर है उसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन सपोर्ट प्रॉब्लम। कैसे हम सिटी का सीवेज नेटवर्क मॉडल करके ये बता सकते हैं कि कहाँ पे सही जगह हम लोगों को इन सीटू ट्रीटमेंट सीवेज का करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें पंपिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ताकि ये सब वेस्ट एक्चुअल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुँच पाए। हर केस में अगर आप देखें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमें जो आइडिया मिलते हैं कि क्या क्या एक पर्टिकुलर सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए चाहिए, ये हमें वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करके और सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सी इंटरवेंशंस करेंगी ये देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच होगा कानपुर को स्मार्ट बनाने में, ये देखकर कि कौन सी चीज़ें नागरिकों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगी और कौन सी किस किस्म की टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस वहाँ पे फ़ायदा करेंगी। बिल्कुल, प्रसाद ने जो कहा। मोहित, मैं आपके पास आऊँगा। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, छोटी छोटी हमें करनी चाहिए। आपके हिसाब से एक स्मार्ट सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत ज़रूरी क्या है? क्योंकि मैं मानता हूँ कानपुर एक मिडिल क्लास शहर है और बड़ी संख्या में यहाँ मास हाउसिंग की ज़रूरत है। आपका अपना आइडिया क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तौर पे कैसे इसको डेवलप करें? देखिए, मैं स्मार्ट सिटी डिफाइन करता हूँ CCG सिटीज़ को कह के, मतलब क्लीन, कन्वीनियंस एंड ग्रीन सिटीज़। क्लीन और ग्रीन का नारा हम बहुत टाइम से लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक कन्वीनियंस वर्ड ऐड करना चाहता हूँ। स्मार्ट तब कहलाएगी जब वो अपने सिटीजन्स के लिए कन्वीनियंट है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ आज की डेट में, जो नॉर्मल बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो मैं ग्रांटेड नहीं ले सकता। आज कानपुर में कब लाइट चली जाएगी, कब पानी चला जाएगा, कब सीवेज ब्लॉक हो जाएगा, पता नहीं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए मुझे। आई शुड नॉट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मार्ट सिटीज़ अभी बात करने से नहीं हो पाएगी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। कानपुर जो है काफ़ी हाई डेंसिटी एरिया है, छोटी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंटरनल जगह पे नहीं है, ना उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट एज सच हो सकती है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कानपुर से जो जुड़ती हुई ज़मीन है, सोचिए आप 10-20 हज़ार एकड़ हमने ले लिया और एक नया कानपुर बसा रहे हैं, उसको बसाना ज़्यादा आसान होगा इंस्टेड की जो ओरिजिनल कानपुर है उसको सुधारना। लेकिन नया जो कानपुर होगा वो बिल्कुल मिडल ऑफ कानपुर से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा ना हो जो सिटीजन रह रहा है एकदम मिडिल कानपुर में, वो नया कानपुर में जाके बसेगा नहीं, टिल द टाइम कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब वो वहीं कर रहा है जहाँ वो रह रहा है। तो लेकिन उसको बेटर हाउस चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, लेकिन वो उसको नए कानपुर में मिल जाएगा। जो नौकरी चल रही है उस कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो यहाँ की नौकरी कर लेगा। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो हाउसेज चाहिए, ये सारी जगहों पे हाउसेज कैसे आएंगे? हाउसेज के लिए मेरे ख्याल से जो स्मार्ट सिटीज़ है, स्मार्ट सिटीज़ ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अकेले बैठ के कर सकती हैं, ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। देयर हैज़ टू बी अ क्लियर कट पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट विद नो ब्लेम गेम। अभी तक पब्लिक पार्टनरशिप चली है, प्राइवेट पार्टनरशिप विद ब्लेम गेम। प्राइवेट ने ये नहीं किया, पब्लिक ने ये नहीं किया, इसलिए काम नहीं हुआ। वी शुड बी एब्सोल्युटली पार्टनर्स लाइक सचिन तेंदुलकर सहवाग जो जोड़ी रही थी हमारी पहले, बिल्कुल उसकी तरह काम करें और सिटीजन का काम हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक और बात, मैं यहाँ इस मंच में बैठा हुआ हूँ, स्मार्ट सिटी तो मोदी जी का विजन है, लेकिन स्मार्ट सिटीज के लिए हमें स्मार्ट सिटीजन भी चाहिए। स्मार्ट सिटीजन आप नहीं बनेंगे तो स्मार्ट सिटी का कोई फायदा नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तो मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंगापुर जाता हूँ, मैं बिल्कुल कोई कचरा नहीं फेंकता। यहाँ मैं भी लखनऊ से यहाँ आ रहा था, पान खाया, पान का उठा के बाहर फेंक दिया, इंडिया ही तो है। आई मीन कब तक मोदी जी क्या कर लेंगे जब हम ही गंदा कर रहे होंगे, हम ही सब कुछ कर रहे होंगे, कौन क्या कर लेगा? यहाँ बैठ के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्मार्ट सिटी को चाहिए स्मार्ट सिटीजन, जिसको आपको सब लोग अवेयर हो क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या आपके पास सहूलियत गवर्नमेंट दे रही है। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला कि आम जनता को तो पता भी नहीं है कि क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है, क्या करने वाली है।
यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी टोल्ड। मतलब एक वेबसाइट हो, वेबसाइट में सारी हमारी जो चीज़ें आने वाली हैं वो सब आपको पता रहे, आप अवेयर रहो और आज ही से अवेयर रहो। मान लो 3 साल बाद स्मार्ट सिटी आ रही है तो आपकी आदतें आज ही से बननी चालू हो जाएं। तो जब आप स्मार्ट सिटी बनेंगे, और स्मार्ट सिटी बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंगापुर कर सकता है तो भारत तो बहुत बड़ी चीज़ है। 100 स्मार्ट सिटी बनानी है, 100 सिंगापुर 5 साल में खड़ा कर देंगे। बस गवर्नमेंट की मदद चाहिए और स्मार्ट सिटीजन चाहिए, बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे लूंगा और इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं। इफ्तिखार साहब इस पे और प्रकाश डालेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एक स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीजन्स के साथ कैसे बने। साथ ही बंसल साहब से भी हम राय लेंगे कि बैंकिंग कैसे इसमें हेल्प करेगी। बहुत एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया कानपुर में। और यहाँ पे हूँ हम लोग और हम बात कर रहे हैं तमाम सारे यहाँ पे जाने माने लोगों के साथ कि कैसे कानपुर को स्मार्ट सिटीज के तौर पे विकसित किया जाए। इफ्तिखारुद्दीन साहब, जो अभी मोहित ने बहुत सारी बातें कही, सिटी एज ए होल आप मुझे ये बताएं कि कैसे बहुत सारे क्लस्टर्स जो बहुत पुराने हो चुके हैं उनको आप रीडेवलप करने की तरफ सोच रहे हैं, या कोई ऐसी स्कीम ऑलरेडी आपने रख रखी है? मुझे तो ये कहना है कि देखिए, ऐसा कोई ही शायद सेक्टर हो जिस पर इस गवर्नमेंट ने काम नहीं शुरू कर दिया है कानपुर इटसेल्फ के लिए। कानपुर पे बहुत फोकस्ड है इस वक्त, और मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर जिस पे काम नहीं। आप ग्रीनरी को ले लीजिए, तो अभी हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया, और मैं ये भी साथ में बताऊंगा कि लोगों का इतना सहयोग मिला, इतना पार्टिसिपेशन मिला कि वो तभी कामयाब हो सकता था। कि हमने जैसे खुद 6 महीने पहले ये डिसाइड किया कि इस साल रेनी सीजन में हम लोग शहर इटसेल्फ में, शहर के अंदर अंदर, नॉट इन द डिस्ट्रिक्ट और नॉट इन द होल एरिया और आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, बट इन द सिटी इटसेल्फ 1 लाख फलदार पेड़ लगाएंगे। नॉट ए स्मॉलर सम प्लांट्स और समथिंग लाइक दैट। और 1 लाख प्लांट का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया, और लोगों के सहयोग से अभी तक हम जो है 70,000 से ज़्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। मुझे खुद लोग अपने मोहल्ले में कई जगह बुला के ले जाते हैं कि आप चलिए और यहाँ इसको वो कराइए। उसके लिए हमने 30,000 ट्री गार्ड्स, और हमने कहा कि एनीबडी कैन टेक एनी नंबर ऑफ ट्री गार्ड्स, एनी मोहल्ला पीपल, दे कैन टेक इट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड 30,000 उसमें लोगों का भी सहयोग मिला। लोगों ने हमको इसमें अपनी तरफ से ट्री गार्ड्स भी जो अफोर्ड करते हैं उन्होंने ट्री गार्ड्स उपलब्ध कराए। और ये फर्स्ट टाइम कानपुर, अब मुझे लगता है यूपी में भी फर्स्ट टाइम कानपुर में ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि शहर के अंदर प्लांट्स लगाए जाएं, और सारे डिपार्टमेंट्स ने, इवन IIT कानपुर को मैंने लिखा, आपने भी मुझे अभी इन्फॉर्म किया कि आपने इसको वो किया है। एवरी डिपार्टमेंट एंड पीपल सबने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। बिल्डर्स हैव पार्टिसिपेटेड। बिल्डर्स के साथ अभी आपने वो ये हाउसिंग के बारे में बताया, तो ये है कि ये मिडिल क्लास मतलब डोमिनेटेड मतलब सिटी है, तो यहाँ अफोर्डेबल हाउस का मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखिए गवर्नमेंट ने नया इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप पॉलिसी अभी वो लॉन्च किया है, और उसकी अभी हमने 10 दिन हुए होंगे। पूरे कानपुर के और कानपुर के बाहर के सभी बिल्डर्स को, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम लखनऊ, ऑलवेयर, सब जगह से हमने अपने ऑफिस में इनवाइट किया कि यू कम एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज द पॉलिसी इज देयर इन प्लेस एंड दे आर कमिंग अप, एंड इवन ओमेक्स brand, I will say you are a brand, and I'll say you should come and start doing some noble work over here. So आप देखिए हमारा जो आपने अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बात की, तो हम लोगों ने जो आपका कानपुर का जो एयरपोर्ट है उसकी रनवे उतनी बड़ी नहीं है और अप्रोच की प्रॉब्लम है, तो फॉर अप्रोच एंड फॉर making the runway a bigger runway, we have acquired land and we have submitted it to the concerned department, that is the authority, उनको दे दिया है और उनके हम इंतजार कर रहे हैं वो दें तो हम लोग लैंड उनको हैंड ओवर कर देंगे। और इस तरह से आपका कानपुर का जो एयरपोर्ट है वो बहुत जल्दी
एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हम लोगों ने इसको कर दिया है, इसको कर चुके हैं हम लोग। जो हम वो बात बता रहे हैं जो हम लोग 4-6 महीने में कर चुके हैं। जी बिल्कुल, कई सारे तो इनिशिएटिव इस तरीके से आप और भी फील्ड में देखें। मैंने अभी ट्रैफिक का बताया, रोड वाइडनिंग। अभी हमने 17 रोड्स को जो एग्जिस्ट करती हैं उनको वाइडन करने के लिए अभी 30 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, उसके टेंडर्स। और सब सड़कों को अभी हमने इतने सड़कों का लिया है और फिर अगले फेज में और सड़कों को लेंगे। इसी तरह से अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यूपी हैज गिवन द डायरेक्शन के सड़कों का चौड़ीकरण तो हो ही, साथ में साइकिल ट्रैक बनाया जाए। और कानपुर में हमने पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स को इस काम पे लगा दिया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर मिला कि कानपुर में साइकिल ट्रैक बनाया जाए, तो अब उसकी वो कौन कौन सी रोड लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगी, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सकेगा, तो उसका सर्वे स्टार्ट करा दिया है कि कैसे, जैसे नीदरलैंड में और भी शहरों में साइकिल ट्रैक है, वैसे कानपुर में भी और यूपी के दूसरे शहरों में भी साइकिल ट्रैक होना चाहिए। और इस पे भी काम शुरू हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाईटेक वेरी सून। जी बिल्कुल, कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अच्छी खबरें यहाँ पर कानपुर की जनता को सुनने को मिल रही है। अब बात करेंगे महेश जी आपसे। काफी सारी योजनाएं इसलिए अधर में लटक जाती है क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं होता है। अगर आपकी बात की जाए, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर में काफी स्कोप है, इंडस्ट्री में काफी स्कोप है, प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पर आकर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं पर बात कई बार रुक जाती है तो पैसे पर आकर, तो किस तरह की फाइनेंसिंग स्कीम आप कानपुर के लिहाज से आने वाले वक्त में सोचते हैं कि जो यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, जो इन्वेस्टर है उसको भी और आप लोगों को? धन्यवाद। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि कानपुर में पूरी संभावना है एक स्मार्ट सिटी बनने की। जैसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ये मिशिगन ऑफ ईस्ट भी हो सकता है और कैलिफोर्निया ऑफ ईस्ट भी हो सकता है। शुरुआत जैसे बताया इन्होंने कि सिटीजन्स को करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव तो यहीं साथ में है। जहाँ तक बैंक का सवाल है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर है, अगर इकोनॉमिकली वाइबल है, बैंक सदा उसके साथ है, ऑलवेज अहेड। हम फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। जो संभावना हमें यहाँ दिख रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑलरेडी हम लोग जो हैं यहाँ लीडर हैं एमएसएमई फाइनेंस में। 4,600 करोड़ का हमारा कानपुर सिटी का फाइनेंस है। हम लोगों ने यहाँ पर एक मिड कॉर्पोरेट ग्रुप ब्रांच भी खोली हुई है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को 50 करोड़ से ऊपर की इसकी डिमांड होती है उनको कैटर करती है। जहाँ तक हाउसिंग की बात है, हम लोग किसी भी तरह का हाउसिंग फाइनेंस को फाइनेंस करते हैं और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करते हैं। अगर सपोज कीजिए प्रोजेक्ट यहाँ पर बड़े बड़े लग रहे हैं और बिल्डर्स को पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम बैंक उसके लिए सदा से ही तैयार है और आगे भी जो है उस तरह के फाइनेंस करता रहेगा। दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक बात है, उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात है या फिर एक्सपेंशन की बात है, बैंक उसके लिए सदा ही आगे रहेगा। बैंक को खाली एक ही चीज़ देखना होता है, इकोनॉमिक वाइबिलिटी। और मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी महेश जी ने बोला कि एसबीआई तैयार है पूरे तरीके से, अगर हाउसिंग की जहां पर बात आती है वहां पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम ओवरऑल एक ट्रेडिशन की बात करें तो कुछ साल पहले तक होता था कि ट्रेडिशनल हाउसेज में ही कानपुर के लोग रहना पसंद करते थे, लेकिन जिस तरह से बदलाव की बयार यहाँ पर बह रही है, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है जब हाउसिंग की बात आती है। अब वो अपने ट्रेडिशनल हाउस से निकलकर एक फुली फर्निश अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, और खासतौर पर क्योंकि मिड सेगमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो हर एक शहर की काफी ज्यादा डिमांड है, उसमें काफी स्कोप दिखाई दे रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कानपुर की बात करें तो किस तरह के सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं? देखिए, ओमैक्स एज अ ब्रांड हम लोग 90% हमारा जो पोर्टफोलियो वो अफोर्डेबल ही है। मतलब जितने भी हम यूनिट्स बेचते हैं आप समझेंगे 50 लाख से नीचे है। और अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? अफोर्डेबिलिटी बड़ी टेंटेटिव वर्ड है। कानपुर में अफोर्डेबिलिटी है 25 लाख 30 लाख, बम्बई में अफोर्डेबिलिटी है 2 करोड़, दिल्ली में 1 करोड़। सो अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो हम लोग मेजरली अफोर्डेबल सेक्टर में ही हैं, और कानपुर में भी अगर हमारा फोकस रहेगा तो अफोर्डेबल सेक्टर में रहेगा। अब यहाँ बात मैं फाइनेंसिंग की करूँगा कि फंडिंग की प्रॉब्लम रियल एस्टेट सेक्टर को हमेशा से रही है, एटलीस्ट पिछले 10 साल से रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए उनका रॉ मटेरियल होता है। अब आप प्लास्टिक बना रहे हो, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है, इनको फंडिंग मिल जाती है खरीदने के लिए। हमारा रॉ मटेरियल होता है लैंड खरीदने के लिए कोई फंड नहीं कर रहा है, हमें कोई भी बैंक फंडिंग नहीं करता है। और उनका भी रीज़न वाजिब है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंड खरीदने में बहुत पेच निकल आते हैं। तो इसके कारण जैसा अभी एसबीआई इन्होंने बताया कि इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। तो नोएडा में एक तरीका है जहां अथॉरिटी अपनी लैंड देती है डेवलपर्स को करीब 5 से 10 साल के पेमेंट प्लान पे।
अगर डेवलपर को 5 से 10 साल के पेमेंट प्लान पे लैंड मिल जाए अथॉरिटी से, तो उसको फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल लैंड है उसकी उन्होंने किस्तें बांध दी हैं, जो 5 साल 10 साल में आराम से वो दे सकता है डेवलपर। तो जो कि डेवलपर आगे माल बेच लेता है, उससे पैसा ले लेता है और आराम से पेमेंट हो जाती है लैंड की। तो वो चीज़, अगर वो स्कीम हम लोग कानपुर में सोच सकें, जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है करीब 500 एकड़ 1000 एकड़, उस पर 2.5 का FAR दे दें, 3 का FAR दे दें हमें, और 5 साल 10 साल का पेमेंट प्लान दे दें, तो जितनी भी अफोर्डेबल हाउसेस की रिक्वायरमेंट है, हम जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तैयार हैं। साथ में आप हमें ये भी बताएं कि हाँ आपको ये दिया जा रहा है, EWS भी बनाएं आप, हम बनाएंगे। जो जो आपको उसके अंदर क्लॉजेस डालने हैं वो सब डालिए, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये जो अफोर्डेबल सेगमेंट की नीड है कानपुर में, वो बिल्कुल पूरी की जा सकती है और जल्द पूरी की जा सकती है। आज नोएडा में इतने यूनिट्स हैं, इसलिए रेट भी नहीं बढ़ता, जहां सप्लाई ज्यादा हो जाती है रेट भी नहीं पड़ता, लोग गुड़गांव में रेट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कानपुर को भी वो ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जहां जो नोएडा ने पॉलिसी अडॉप्ट करी है। मैं इंद्रनील मन्ना जी के पास जाना चाहूँगा। सर, अभी मोहित ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वीनियंस के लेवल पे आए, और जो ट्रांसपोर्ट आपने जिक्र किया कि बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कानपुर जैसे शहर में ट्रेवल करना अपने आप में डिफिकल्ट है। क्यों नहीं कि यहाँ एक मेट्रो जैसी योजना जो लखनऊ में शुरू हुई, उससे पहले कानपुर में करी जाए और एक बड़ा प्लान रखे, चूँकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल शहर है और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि एक बड़ा वायबल प्रोजेक्ट यहाँ हो सकता है? कुछ दिन पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि हमारे MP है, उन्होंने कानपुर में आए थे और हमको बुलाए थे। तो हम लोग कुछ अपने डीन्स लोग लेके उनके पास पहुंचे थे और कुछ प्लान बताए उनको। एक्चुअली उनमें 2 थे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, दूसरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अपने गंगा जी के किनारे पे अच्छे प्लानिंग कुछ देने के लिए। तो हमने कुछ 3 महीने समय उनसे प्रार्थना किए हैं। तो पहले तो वो प्रोजेक्ट के जो ऑफिशियल लेटर आना चाहिए, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे, और एक सिटी के जो ट्रैफिक प्लानिंग वो हम देंगे, और रिवर फ्रंट जो प्लानिंग जो मतलब हमारे दिमाग में जो है वो भी पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे, उसके लिए कानपुर के स्मार्ट सिटी प्रॉब्लम बेसिकली इज़ अ रेट्रोफिटिंग प्रॉब्लम। लाइक मोहित जी सेड, इट्स बेसिकली आप नया कोई शहर नहीं बैठाने जा रहे। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल देखने के लिए आपको कैलिफोर्निया या सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने हमारे IIT कैंपस में आइए, 1055 एकर्स, वी हैव समथिंग लाइक 6500 स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, कुल मिला के इट्स अ स्मॉल टाउनशिप ऑफ अबाउट 12,000 पीपल। ये 12,000 लोग के जितने इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, मेंटेनेंस, सीवर, वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, सभी हम ही लोग करते हैं। सो इट्स अ मिनी टाउनशिप, वी मैनेज ऑल बाय आवरसेल्व्स। आप उधर आएंगे तो उसके जो स्टैंडर्ड है वो कोई सिंगापुर या कोई कैलिफोर्निया से कुछ कम नहीं है। और एक्चुअली नाउ अभी गवर्नमेंट का एक रूल है, ग्रीन पॉलिसी है, उसके हिसाब से पूरे एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी बैलेंस, वाटर, वेस्ट डिस्पोजल, पूरे प्लान, पूरे हिसाब हम साल में देते हैं। सो वी मेंटेन एवरी सिंगल रिकॉर्ड। सो इट्स क्वाइट very much possible within Kanpur itself, provided we have the right willpower. मन्ना साहब ये कह रहे हैं कि एक स्मार्ट सिटी का मिनिएचर IIT कानपुर का कैंपस है, आप जाइए उसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे वेल मैनेज चीज़ें हो सकती है। डॉक्टर प्रधान के पास चलेंगे बेंगलोर। डॉक्टर प्रधान, तो अभी आपने सुना होगा यहाँ बहुत सारी व्यूज़ रखे गए और इफ्तिकार साहब ने बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ बताए जो ऑलरेडी यहाँ लॉन्च हो चुके हैं। उन सारी चीज़ों के बीच में एक सिनर्जी और एक सिंक की ज़रूरत है। आप चूँकि टेक्नोलॉजी पार्ट से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें एक सिनर्जी के वे में सामने आ रही हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं उनको अगर छोड़ दें तो बहुत इजीली स्मूथ गोइंग चीज़ें हो जाएंगी? जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी जी बोलिए। हेलो, हाँ
हाँ सॉरी हाँ आप ठीक कह रहे हैं। काफ़ी सारे जो इनिशियल स्टेप्स हैं इस डायरेक्शन में, जैसा कि सब लोग जो और गेस्ट्स हैं यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं कि ये सब डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी रियली वो ग्लू है जो इन सारे इनिशिएटिव्स को एक तरह से स्टिच कर सकता है साथ में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जैसा कि एक और अभी जो मिस्टर डायरेक्टर उन्होंने बताया, जनरली अगर आप देखें तो दो किस्म के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जनरली किसी भी टाइम पे एक्टिव रहते हैं। एक जिन्हें आप ग्रीन फील्ड कह सकते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं जो या तो प्राइवेट सेक्टर बना रहा है या फिर जैसे IIT कानपुर का टाउनशिप है, वहाँ पर डेफिनेटली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है और वहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रूफ पॉइंट्स, भले ही वो स्मार्ट ग्रिड में हो, स्मार्ट वाटर यूटिलिटीज़ में हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, वो सब इजीली किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली लोधा बिल्डर्स के साथ बॉम्बे में ये पलावा सिटी जो है, वहाँ पे हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले। वहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल एक क्लीन शीट से स्टार्ट करने का एक तरह से लग्जरी है, तो हम लोगों ने पूरा ग्राउंड्स अप सारे ये सिस्टम सिटी के जो हैं वो कैसे साथ में वर्क करेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, कैसे स्मार्ट कार्ड बेस्ड सिटीजन सर्विसेज इंटीग्रेट की जा सकती हैं जिससे कि वो एक सिंगल स्मार्ट कार्ड से ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों के लिए पे कर सकें और इस पूरी सिटी को एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज किया जा सके। तो वो एक किस्म का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जांपल जो है वो ब्राउन फील्ड सिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो है जैसे जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में कानपुर में, उसमें जैसे मैं पहले बता रहा था वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं वो थोड़े डिफरेंट किस्म के होंगे। उसमें जनरली कुछ एंट्री पॉइंट्स टेक्नोलॉजी के हैं जो कि जनरली बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ जल्दी बेनिफिट्स दिखा सकते हैं। तो इनमें से एक है जिसे हम सिटी वाइड कमांड एंड कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट है, इन सब के बीच में एक किस्म का कोऑर्डिनेशन अचीव करना ताकि सिटी अपने रिसोर्सेज को और बेस्ट तरह से यूटिलाइज कर सके। सो इसमें एक एग्जांपल होगा जैसे सिटी ऑफ रियो, राइट, ब्राज़ील में। वहाँ पे जब ये लोग फीफा अपना होस्ट करने की तैयारी और ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे IBM को इन्वॉल्व किया गया एक सिटी वाइड कमांड एंड कंट्रोल बनाने में, जहाँ पे हमने इमरजेंसी सर्विसेज, फायर, पुलिस, वाटर डिपार्टमेंट, वेदर प्रेडिक्शन, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक करीब 30 डिफरेंट एजेंसीज को सिटी में कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया, जहां पे हम डिफरेंट चीज़ें सिटी की मॉनिटर कर सकते हैं कि पानी की क्या स्थिति है, कहीं पे कोई इमरजेंसी तो नहीं होने वाली, क्राउड मैनेजमेंट करना, या फिर स्मार्ट ग्रिड को यूज़ करके ये देखना कि कहाँ पे हम डिमांड मैनेज कर सकते हैं सो दैट हमारे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसे ठीक तरह से मैनेज किया जा सके। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम ब्राउन फील्ड कर रहे हैं या ग्रीन फील्ड काम कर रहे हैं, दोनों केसेस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसेस अचीव किए जा चुके हैं बोथ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड नेशंस में, जिनसे कि एग्जाम्पल लेके हम लोग उसे लोकली रेलेवेंट बना के बहुत जल्दी सिटीजन्स के लिए बहुत सारे फायदे के लिए। अगर स्मार्ट सिटी की बात हो, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने ऑडियंस के पास चलेंगे, उनके सवाल लेंगे जो लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं और उनके सवालों के जवाब देगा हमारा एक खास पैनल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया कानपुर में हैं हम, और बहुत सारे जो इश्यूज़ पे हमने अभी बातचीत की, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। मैं महेश गुप्ता के पास जाना चाहूँगा। महेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? पहले तो हम अपने CNBC चैनल का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया है कानपुर में, और इसके लिए मैं अपने जितने यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं सबसे ताली बजाकर एक बार स्वागत करना चाहेंगे। सवाल बताइए जी। सवाल ये है सर कि हम लोगों का कानपुर में, मैं बचपन से, मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है, तो मेरा जितना जुड़ाव और लगाव है कानपुर में वो बचपन से है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये कानपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपने विश्व में दिखाई पड़े, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो दूर होनी चाहिए।
आप अपने एक छोटी से उदाहरण दे रहे हैं, यूपी में लखनऊ में अगर कोई ओवरब्रिज सैंक्शन होता है वो तुरंत 6 महीने के अंदर बन जाता है। हम लोगों के यहाँ केवल कागज़ में योजनाएं बनी होती हैं, लेकिन वो इम्पेनलमेंट नहीं होती हैं। इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो भी योजना बने। इफ्तिखार साहब, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। हमारे शहर में जो बिजली और सड़क की प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब से जवाब लेते हैं। सर बताइए जल्दी जल्दी। इस वक्त तो कानपुर में काफ़ी सड़कें, न सिर्फ ये कि सड़कें बन रही हैं, बल्कि एक तो 50-55 करोड़ की सड़क कई मिला करके सैंक्शन करके उन पे काम चला। हर हफ्ते मैं मॉनिटरिंग करता हूं और ये गवर्नमेंट के कड़े निर्देश हैं कि टाइमली काम हो, तो वो हो रहा है। दूसरे, मैंने अभी बताया कि रोड को वाइडनिंग करने का 17 सड़कें हमने लिया है जिनको हम वाइडनिंग करने जा रहे हैं, और काम में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश, टाइम टेबल फिक्स करके काम कराया जा रहा है। आपके जो 32 कॉलोनियाँ थी कानपुर की, जो 1980 से लेकर 2012-13 तक निर्मित हुई केडीए द्वारा, लेकिन वो नगर निगम को ट्रांसफर नहीं थी, सारी 32 कॉलोनियों को नियमता ट्रांसफर करा दिया गया है। और 390 सड़कें नगर निगम 65 करोड़ रुपए की लागत से मोहल्लों में बनाने जा रहा है। टेंडर हो चुका है, काम बरसात की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लैक टॉपिंग में, वो सब काम कराए जा रहे हैं। सीवर का आप देखिए 700 करोड़ रुपए का सीवर और ड्रेनेज का जो है काम शहर में हो रहा है, जल निगम करा रहा है। उसमें जरूर थोड़ी सी वो रही है, ढिलाई रही है, जिसकी वजह से मैंने देखा मैं अपने यहाँ आने के बाद के लोगों को दिक्कत थी, तो उसको भी एक्सपेडाइट कराया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। और जो अभी कमिश्नर जी आपसे पूछना वाटर की बात थी, वो सारे शहर को सॉफ्ट ड्रिंक 700 करोड़ का वो प्रोजेक्ट मैं कमिश्नर जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक मिनट और मैं एक बात बताना चाहूंगा। आपके शहर में जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है कि बस अड्डे वगैरह कम है, एक झकरकट्टी बस अड्डा है, वहां पर बहुत ज्यादा जाम रहता है, तो 760 करोड़ रुपए का विकास नगर बस अड्डा बन रहा है। इसका एमओयू हम कर चुके हैं, यूपीएसआरटीसी और केडीए के बीच में करा दिया। केडीए को ये काम दे दिया है, यूपीएसआरटी के 760 करोड़ का। ये 15 दिन पहले हुआ है ना, जिससे जो आपके दिल्ली वगैरह जो बसें जाती है वो सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जाते जाते बात कर बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, समय की कमी है। मोहित जी आपसे जाते जाते, जिस तरह से कमिश्नर सर ने काफी ज्यादा आश्वासन दिया है कि कहा जाए कि अगले 5 सालों में कानपुर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर सबके सामने होगा, आपका रिएक्शन? मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। मैं एक्चुअली इनका जवाब भी देना चाहता हूं। जो सीएम साहब का आज जो रुझान है, उनका रुझान बिल्कुल डेवलपमेंट प्रो है। आज वो मेरे ख्याल से इस वक्त वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो ही इज नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, ही इज जस्ट डूइंग द डेवलपमेंट ऑफ यूपी। और डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें करनी हैं, चाहे वो कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, हर जगह वो पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आज उनकी बहुत तगड़ी प्लानिंग है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम जैसे कॉर्पोरेट्स को बुलाया जाता है, पूछा जाता है हमारा इंटरेस्ट, हम उनकी वो हमें प्लानिंग देते हैं, तो जो प्लानिंग उन्होंने हमें दी वो बहुत ही तगड़ी है। तो मुझे लगता है अगले 5 साल में यूपी से कम नहीं तो 5 सिटीज ऐसे निकलेंगी जो टॉप 100 स्मार्ट सिटीज जो मोदी जी की लिस्ट में उभर के आएंगी। तो ये पूरी चर्चा जो हमने करी, इसमें तमाम सारे जो हमारे मेहमान थे जिन्होंने इस शहर को कैसे स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, स्मार्ट सिटीजन की मदद लेनी है, कन्वीनियंस बढ़ाना है, जो मोहित ने पॉइंट आउट किया कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस भी चीज़ें होनी चाहिए। और प्रधान साहब ने हमें ये सुझाव दिया कि कैसे आईटी के बेहतर इस्तेमाल और उसका सिस्टम बनाया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। इस चर्चा के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कानपुर में वो सारे पोटेंशियल्स हैं जिससे स्मार्ट सिटी ये बन सकती है, और इनिशिएटिव सबसे बड़ी बात है कि लिए जा चुके हैं। जैसा कि इफ्तिखार साहब ने अभी हमें बहुत सारी नई जानकारियाँ दी सरकार की जो हो रही हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल है कि कानपुर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए कोशिश की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो जनता है, जो बहुत एंटरप्रेन्योर है, जो बहुत लंबे समय से इससे जुड़ी है, एसोसिएटेड है, वो इस मुहिम में जन भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी कि एक अच्छे नागरिक की तरीके से आप एक सुंदर और स्मार्ट शहर अपना बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान साहब बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े, उनका सवार साहब आपका विशेष तौर पर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। मोहित और पुनीत जी और मन्ना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेके आए। आईआईटी कानपुर के तरफ से काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी तैयार है
अगर हमको मौका दिया जाए तो वी कैन सर्टेनली बिल्कुल इफ्तिखार साहब बैठे हुए और ये डेफिनेटली आपसे इस शो के बाद बहुत सारे नए आइडियाज़ लेंगे। और इसी के साथ जो है CNBC आवाज़ की मुहिम में यहाँ हम एक छोटा सा विराम लेते हैं। किसी और एक शहर की तरफ हम बढ़ेंगे और उसको ही बताएंगे कि आपको वो भी कैसे स्मार्ट शहर बन सकता है। वॉच आउट फॉर CNBC आवाज़ एक अगले नए स्मार्ट सिटीज़ की तलाश में हम निकले। नमस्कार।